शुरुआत जिस तस्वीर से कर रहे हैं वो अच्छी नहीं है लेकिन सच्ची है, पर इस तस्वीर को समझना बेहद ज़रूरी है ताकि आगे अच्छी खबरों पर ब्रेक न लगे, देश में हालात न बिगड़े, अच्छी खबरों पर ग्रहण न लगे। इसके लिए कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब ज़रूरी हैं, इसीलिए हम आपको कर्नाटक के एक कॉलेज की ये तस्वीर दिखा रहे हैं जिसकी आज सोशल मीडिया पर भी खूब चर्चा है। इस तस्वीर को अपने अपने तरीके से समझा और समझाया जा रहा है। इस तस्वीर में कैमरा एक लड़की पर फोकस्ड है जिसने हिजाब पहन रखा है। वो स्कूटी से उतरती है और सधे कदमों से कॉलेज की बिल्डिंग की ओर बढ़ती है। कुछ कदम आगे ही भगवा गमछा लिए कुछ छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लड़की को देखते ही वो नारेबाजी शुरू कर देते हैं और उनके जवाब में वो लड़की भी नारा लगाती है और आगे बढ़ जाती है। इस तस्वीर को लेकर लोगों की अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन राय देने से ज्यादा जरूरी कुछ बुनियादी सवालों का जवाब तलाशना है। स्कूल कॉलेज में तो शिक्षा दी जाती है, ज्ञान के साथ नई पीढ़ी को अच्छा नागरिक बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है, तो फिर ये कर्नाटक के कॉलेजेस में कैसा मंजर और क्यों? हिजाब और भगवा की लड़ाई कहां से आ गई? छात्रों के हाथ में पत्थर क्यों हैं? इसे समझना बेहद ज़रूरी है। हालात यह हैं कि हिजाब की हिमायत करने वाले और उसका विरोध करने वाले दोनों अपने अपने रुख पर कायम हैं। कर्नाटक में हिजाब को लेकर जो हंगामा है उसकी सुनवाई हाई कोर्ट में हो रही है। इस मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला जल्द ही आने की उम्मीद है और कोर्ट के फैसले के बाद ये विवाद भी खत्म हो जाएगा। लेकिन आपको बताते हैं कि ये विवाद है क्यों कर्नाटक के कॉलेज में छात्र अलग अलग गुट बनाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस हंगामे की शुरुआत 1 जनवरी को हुई। उडुपी में 6 मुस्लिम छात्राओं को क्लासरूम में बैठने से रोका गया क्योंकि उन्होंने हिजाब पहन रखा था। कॉलेज मैनेजमेंट की दलील थी कि हिजाब नई यूनिफॉर्म पॉलिसी के खिलाफ है। इसके विरोध में लड़कियों ने कर्नाटक हाई कोर्ट का रुख कर लिया, दावा किया कि उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है। इतना ही नहीं, इन छात्राओं ने कॉलेज गेट के सामने बैठकर धरना देना शुरू कर दिया। बवाल यहां से और आगे बढ़ा और हिजाब के जवाब में कुछ लड़के भगवा शॉल या गमछा लेकर आने लगे। एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन होने लगा। इसके साथ ही हंगामा दूसरे इलाकों तक पहुंचा। हुबली, दानवगेरे, बेंगलुरु और कलबुर्गी में कोई हिजाब के समर्थन में तो कोई विरोध में खड़ा नजर आया। हिजाब को लेकर शुरू हुआ बवाल जब तनाव में बदलने लगा तो हालात ठीक करने की कोशिश भी हुई। कर्नाटक के विजयपुरा के 2 कॉलेजेस में 2 दिन की छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है, जबकि उडुपी के कॉलेज में जहां विवाद शुरू हुआ था, हिजाब के साथ छात्राओं को आने की इजाजत दे दी गई है। हालांकि कुंडापुरा के कॉलेज में ये नियम भी लागू किया गया कि वो हिजाब के साथ आने वाली छात्राओं को अलग क्लास में बैठाएंगे, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। हंगामा आज भी बदस्तूर जारी है। राज्यसभा ने एहतियातन 3 दिन के लिए स्कूल कॉलेज बंद करने का निर्देश दिया है। अब आपको बता दें कि कर्नाटक में हिजाब को लेकर शुरू हुआ विवाद नया नहीं है। 3 साल पहले भी हिजाब को लेकर कॉलेज में हंगामा मचा था। तब फैसला किया गया था कि कोई हिजाब पहनकर नहीं आएगा, लेकिन जब छात्राओं ने हिजाब के साथ फिर से आना शुरू किया तो मामले ने एक बार फिर से तूल पकड़ ली। कॉलेज और स्कूल में एक विवाद चल रहा है, वो विवाद है हिजाब का। शाला का एक नियम है, एक सिद्धांत है, शाला और कॉलेज को आने वाले बच्चों एक समवस्त्र पहन के आना, ड्रेस कोड है। वो ड्रेस कोड उल्लंघन करके कुछ मुस्लिम युवतियों ने बुर्का और हिजाब डाल के कॉलेज को आ रहे हैं। इससे वहाँ वातावरण बिगड़ गया है। शाला नियम पालन नहीं कर रहा है। स्कूल्स में हिजाब पहनने या न पहनने का मुद्दा अब कोर्ट में है। कोर्ट ने कहा है कि जो संविधान कहेगा वही होगा। राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने स्कूली छात्राओं से कहा है कि जब तक हाई कोर्ट इस मामले में फैसला नहीं सुना देता तब तक वो यूनिफॉर्म को लेकर राज्य सरकार के नियमों का पालन करें। हिजाब को संविधान के तहत मौलिक अधिकार बताने की वजह से यह मामला थोड़ा और ज्यादा उलझ गया है। बेंगलुरु के PES कॉलेज में लगे जय श्री राम और अल्लाहू अकबर के नारों के बीच ये समझना बेहद ज़रूरी है कि इस मामले में कितने पक्षकार हैं।
हिजाब को पहनने देने की इजाज़त और हिजाब को इजाज़त नहीं देने के बीच जो बहस है, इसके बीच इस पूरे विवाद में दो ही पक्ष हैं। पहला, कर्नाटक के उडुपी के कुंडापुरा कॉलेज का प्रशासन और दूसरा इसी कॉलेज में पढ़ने वाली कुछ मुस्लिम छात्राएं, जिन्हें 1 जनवरी को हिजाब पहनकर क्लास जाने से रोक दिया गया था। इन्हीं लड़कियों की याचिका पर कर्नाटक हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा है। इसीलिए यह जरूरी हो जाता है कि पहले इन मुस्लिम लड़कियों की दलील को जाना जाए। लड़कियों की सबसे पहली दलील है कि इस्लाम धर्म में हिजाब अनिवार्य है। हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाली लड़कियों की ये भी दलील है कि अनुच्छेद 14 और 25 भी उन्हें हिजाब पहनने की इजाज़त देता है और हिजाब पहनने की इजाज़त न देकर कॉलेज प्रशासन उनके मौलिक अधिकार का हनन कर रहा है। तो कुंडापुरा कॉलेज प्रशासन हिजाब पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार की नई यूनिफॉर्म पॉलिसी का हवाला दे रहा है। हालांकि मुस्लिम छात्राओं के प्रदर्शन के बाद उन्हें हिजाब पहनकर आने की इजाज़त दे दी गई है, लेकिन तब ये भी नियम लागू कर दिया गया है कि वो अलग क्लास में बैठेंगी। कर्नाटक सरकार का भी कहना है कि जब तक हाईकोर्ट की तरफ से इस मामले में फैसला नहीं आ जाता, तब तक मुस्लिम छात्राएं यूनिफॉर्म को लेकर राज्य सरकार के नियमों का ही पालन करें, जिनके पालन की वजह से स्कूल कॉलेजेस में सभी छात्र एक जैसे दिखते हैं। हिजाब या बुर्का दोनों एक ही मकसद से पहने जाते हैं, पर्दा करने के लिए। हिजाब महिलाएं बाल, कान, गर्दन और शरीर के ऊपरी हिस्से को ढकने के लिए पहनती हैं, जबकि बुर्का सिर से पैर तक शरीर को ढकने के लिए पहना जाता है। सऊदी अरब, ईरान, पाकिस्तान और इंडोनेशिया जैसे मुस्लिम देशों में हिजाब, बुर्का या नकाब पहनने का चलन है। सऊदी अरब में हिजाब, नकाब या बुर्का पहनना ज़रूरी है। ईरान में भी हिजाब पहनना अनिवार्य है। इन देशों में ये इन पे कानून बनाए गए हैं। हालांकि पाकिस्तान में हिजाब और बुर्का को लेकर कोई कानून नहीं है। इंडोनेशिया में भी कानून नहीं है। वहाँ महिलाओं की मर्जी पर है, वो चाहें तो बुर्का पहने, न चाहें तो न पहने। हालांकि ऐसे कई देश हैं जहाँ पर हिजाब, नकाब और बुर्का पहनने की मनाही है। पाबंदी लगाने वाले देश इसके लिए सुरक्षा का हवाला देते हैं। फ्रांस में साल 2010 से बुर्का और नकाब पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया था। फ्रांस का कहना है कि महिलाओं को बराबरी का हक देने के लिए पाबंदी ये जरूरी है। वहां बुर्का पहनने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। चीन में भी सरकारी बसेस में हिजाब या फिर नकाब पहनने की इजाज़त नहीं है। अगर कोई इस नियम का उल्लंघन करता है तो उसे बसों में सफ़र करने की इजाज़त नहीं है। डेनमार्क में भी सार्वजनिक जगहों पर चेहरा ढकने पर मनाही है। साल 2018 में डेनमार्क की संसद से बाकायदा एक कानून पारित कराया गया, जिसके तहत डेनमार्क की पुलिस को जुर्माने का अधिकार दिया गया है। यानी अगर कोई महिला नकाब, बुर्का या फिर किसी भी तरीके से अपने चेहरे को ढकती है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। जर्मनी में ऐसी पाबंदी सरकारी कर्मचारियों पर है। साल 2017 से जर्मनी में सभी सरकारी कर्मचारियों को ये रूल फॉलो करना पड़ता है। जजेस और सैनिकों को पूरा चेहरा ढकने की मनाही है। श्रीलंका ने सुरक्षा कारणों के चलते चेहरा ढकने पर पाबंदी लगाई है। साल 2019 में हुए आतंकी हमलों के बाद वहां सार्वजनिक जगहों पर चेहरे को ढकने की इजाज़त नहीं है। साल 2011 से बेल्जियम में भी बुर्का और नकाब पूरी तरह से बैन है। नेदरलैंड में भी साल 2016 से सार्वजनिक जगहों पर बुर्का और नकाब पहनने पर पाबंदी है। वहां भी इस पर कानून बना है। स्कूल से लेकर एयरपोर्ट तक कहीं भी कोई भी अपना चेहरा नहीं ढक सकता है। साल 2015 से कैमरून में भी बुर्का पर बैन है। दरअसल उसी साल 2 महिलाओं ने बुर्का पहनकर आत्मघाती हमला किया था, जिसके बाद बुर्के पर पाबंदी लगा दी गई। इन 2 देशों के अलावा इटली के लोम्बार्डी में किसी भी महिला को बुर्का पहनने की इजाज़त नहीं है। खास तौर पर हॉस्पिटल्स और सार्वजनिक जगहों पर ये रोक लगाई गई है। यानी दुनिया के कई देश ऐसे हैं जहां पर हिजाब या बुर्का पहनने पर पाबंदी लगा दी गई है। इसमें से ज़्यादातर देशों ने सुरक्षा कारणों का हवाला दिया है, पर जो लोग इसे धर्म के नज़रिए से देखते हैं वो इसे अपनी धार्मिक आस्था पर चोट मानते हैं। जो लोग बुर्का या हिजाब पहनने की वकालत करते हैं उनका मानना है कि बैन लगाने का मतलब उनके अधिकार का हनन है। उनसे अपनी मर्जी से कपड़े पहनने का हक छीना जा रहा है। हमारे देश में हिजाब या बुर्का पहनने की शुरुआत कब और कैसे हुई,
इसके कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। हालांकि हाईकोर्ट में हिजाब की वकालत करने वालों ने दलील दी है कि मुस्लिम समुदाय के पवित्र किताब कुरान में महिलाओं को अपना सर ढकने के लिए कहा गया है। हाईकोर्ट में कल फिर इस मामले पर सुनवाई होगी। इस बीच एक दिलचस्प आंकड़ा आपके सामने रखने जा रहे हैं। गूगल पर यह खबर अभी सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रही है। 10 घंटे में इस खबर को 1 लाख से ज्यादा बार सर्च किया जा चुका है। चलिए अब रुख करते हैं अगली बड़ी खबर का। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जब प्रधानमंत्री मोदी ने सहयोग की अपील की तो देश भर से लोगों ने दिल खोल कर दान दिया। प्रधानमंत्री केयर्स फंड में जो रकम जमा हुई है उसे हॉस्पिटल्स बनाने से लेकर वैक्सीन खरीदने तक के लिए इस्तेमाल किया गया। आइए समझते हैं कि 2020 से मार्च 2021 तक इस फंड में कितने पैसे आए और कहां खर्च किए गए। हमारी इस रिपोर्ट के जरिए समझते हैं। कोरोना एक वैश्विक महामारी है और पिछले 100 साल में मानव जात ने इतना बड़ा संकट नहीं देखा है। और संकट की तीव्रता देखिए। मां बीमार है एक कमरे में, लेकिन बेटा उस कमरे में प्रवेश न कर पाए। पूरे मानव जात के लिए ये कितना बड़ा संकट था। और अभी भी ये संकट बहुरूपिया है। नए नए रंग रूप लेकर के कभी न कभी कुछ न कुछ आफतें लेकर के आता है। और पूरा देश और पूरी दुनिया, पूरी मानव जात उससे जूझ रही है। हर कोई रास्ते खोज रहे हैं। कोरोना से जंग अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, लेकिन मजबूत इरादे और आपसी सहयोग से देश इस महामारी से पार पाने में कामयाब हुआ है। कोरोना की आहट के साथ ही संकेत मिल गया था कि इलाज और रिसर्च में भारी रकम की जरूरत पड़ेगी और इसीलिए पीएम केयर्स फंड बनाया गया, जिसमें खासू आम ने दिल खोलकर दान किया। इस फंड से मिली रकम कोरोना से लड़ाई के काम आई। पीएम केयर फंड को 2.25 लाख रुपए की शुरुआती राशि के साथ बनाया गया था। पहले वित्तीय साल यानी 2019-20 के दौरान फंड में करीब 3000 करोड़ का चंदा जमा हुआ। ये चंदा फंड के गठन के बाद सिर्फ 5 दिनों के अंदर हासिल हुआ। लेकिन अगले साल यानी 2020-21 में इस फंड में करीब 11,000 करोड़ रुपए का चंदा हासिल हुआ। सरकार ने इस फंड का इस्तेमाल कोरोना के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने, वेंटिलेटर सहित मेडिकल उपकरण खरीदने और प्रवासियों को राहत देने में किया। आज विश्व में भारत के प्रयासों की सराहना हो रही है और इसका गौरव ये किसी राजनीतिक दल का कार्यक्रम नहीं था। ये अचीवमेंट देश का है, 130 करोड़ देशवासियों का है। हालांकि पीएम केयर फंड में दान और उसके खर्चे में पारदर्शिता की कमी के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक 31 मार्च 2021 तक इस फंड से 3,976 करोड़ रुपए खर्च किए गए और करीब 7,000 करोड़ रुपए बचे हुए हैं। खर्च का ब्यौरा भी दिया गया है। 50,000 वेंटिलेटर्स खरीदने के लिए करीब 1,300 करोड़ रुपए खर्च किए गए। 50 करोड़ रुपए बिहार में 2 अस्पताल बनाने में खर्च हुए। करीब 200 करोड़ रुपए ऑक्सीजन संयंत्र लगाने पर खर्च किए गए और करीब 20 करोड़ कोविड टीके के रिसर्च पर खर्च किए गए। इसके अलावा प्रवासियों पर 1,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। एक बड़ा खर्च कोविड टीकों की खरीद पर हुआ। इस मद में 6.5 करोड़ डोज के लिए करीब 1,400 करोड़ रुपए खर्च किए गए। 100% डोज के लक्ष्य की ओर हम तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। मैं सम्मानित सदस्य ये सभी आदरणीय सदस्यों से इनके सामने हमारे फ्रंटलाइन वर्कर, हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स, हमारे वैज्ञानिक, इन्होंने जो काम किया है उसकी सराहना करने से भारत की प्रतिभा तो खिलेगी, लेकिन इस प्रकार से जीवन खपाने वाले लोगों का भी हौसला बुलंद होगा। पीएम केयर्स फंड का जो ब्यौरा दिया गया है उसके मुताबिक
करीब 7,000 करोड़ रुपए देश के लोगों ने दान किए और करीब 500 करोड़ रुपए चंदे के तौर पर विदेश से हासिल हुए। यानी प्रधानमंत्री की अपील पर भारतीयों ने दिल खोलकर सहयोग दिया। आगे भी कोरोना की वजह से आने वाली चुनौतियों का सामना करने में पीएम केयर्स फंड मददगार होगा। आपको बता दें, प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष हैं और रक्षा मंत्री, गृह मंत्री के साथ वित्त मंत्री इसके पदेन ट्रस्टी हैं। इस फंड के सभी ट्रस्टी बिना कोई रकम लिए काम करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। राज्य सरकार, चुनी हुई राज्य सरकारों। दिल्ली में भी पीएम केयर्स फंड की मदद से वेंटिलेटर लगाए गए। देखिए हमारे संवाददाता वरुण सिन्हा की ये रिपोर्ट। कोरोना की आपात स्थिति से निपटने के लिए पीएम केयर फंड का निर्माण किया गया था। इसमें 11,000 करोड़ रुपए करीब इकट्ठे किए गए। ऐसे में अब बात सामने निकल के आई है कि करीब 4,000 करोड़ रुपए जो हैं वो पीएम केयर फंड से तमाम स्वास्थ्य सेवाओं में खर्च किए गए हैं। देश भर में करीब 50,000 वेंटिलेटर्स जो हैं वो अलग अलग अस्पतालों में पहुंचाए गए हैं। हम लोग फिलहाल नोएडा के एक अस्पताल में हैं जहां का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। आपको लाइन से वेंटिलेटर्स नजर आ रहे होंगे। शायद ये स्थिति तब बनी है जब कोविड की फर्स्ट लहर आई और हमने ये सोचा कि अब किस तरीके से आने वाले दिनों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करना है, उसका प्रयास हमको करना पड़ेगा। और शायद यही वजह थी कि प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि देश भर के तमाम लोग इस समय आपात स्थिति से निपटने के लिए सब इकट्ठे हों। जो भी अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर सकता है वो पैसा दे। और ऐसे में करीब एक साल के अंदर 11,000 करोड़ रुपए इकट्ठे हो पाए, जिसमें देश भर में 50,000 वेंटिलेटर्स, इसके अलावा कोरोना टेस्टिंग लैब करीब 16 से ज़्यादा जो है वो देश भर में स्थापित की गई। बिहार के अंदर 500 बेड के 2 बड़े अस्पतालों का निर्माण किया गया और देश भर के अंदर जहां जहां संख्या बेड्स की कम थी उनको बढ़ाने की कोशिश की गई। इसके अलावा प्रवासियों के लिए भी जो है वो मदद की कोशिश की गई सरकार की तरफ से। तो ये ऐसी चीज़ें थीं जिनके बारे में सोचना बेहद ज़रूरी था और जो भी पैसा आया उस पैसे को सही तरीके से यूटिलाइज करना, स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करना, नई तकनीक के साथ सोचना और आने वाले दिनों में आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयारी करना, शायद उसी सोच के हिसाब से सरकार ने काम भी किया। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ वरुण सिन्हा, गुड न्यूज टुडे के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात अगली गुड न्यूज की करते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाने वालों को जल्द ही एक शानदार सुविधा मिलने वाली है। सरकार की मंजूरी मिलने के बाद देश में कई कंपनियां बैटरी स्वैपिंग यूनिट्स लगाने वाली हैं। मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल के खरीदने के लिए अब सोचने की जरूरत नहीं होगी। बड़े शहरों में हर 3 से 4 किलोमीटर के दायरे में बैटरी स्वैपिंग स्टेशंस होंगे जो आपकी बैटरी खत्म होने की टेंशन पर ब्रेक लगा देंगे। फिलहाल ये स्टेशंस दोपहिया वाहनों के लिए खोले जा रहे हैं। क्या है बैटरी स्वैपिंग यूनिट, ये कैसे आपके सफर को आसान बनाएगी, हमारी ये रिपोर्ट देखिए। इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने वालों के लिए गुड न्यूज है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए बैटरी की समस्या अब दूर होने वाली है। सफर पर निकलने से पहले बैटरी की टेंशन अब नहीं होगी, क्योंकि अब डिस्चार्ज बैटरी के बदले फुल चार्ज बैटरी आपको मिल जाएगी। दोपहिया वाहन से स्वैपिंग की शुरुआत होने वाली है। यानी अब कहीं बीच रास्ते में अगर व्हीकल की बैटरी पर ब्रेक लगता है तो बैटरी चार्ज करने के अलावा बैटरी बदलकर फुल चार्ज बैटरी भी ली जा सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए बैटरी स्वैपिंग यानी बैटरी अदला बदली नीति लाने की घोषणा की। इसके बाद कई 2 व्हीलर्स कंपनियां इस प्रोजेक्ट के लिए आगे आईं और देश में बैटरी स्वैपिंग की शुरुआत के लिए प्लान तैयार किया। यानी अपनी डिस्चार्ज बैटरी के बदले फुल चार्ज बैटरी ली जा सकती है। बैटरी स्वैपिंग नीति लागू से आम जनता को तो फायदा होगा ही, साथ ही इस नीति से देश में एक मानक भी तय होगा, यानी सभी गाड़ियों में एक ही आकार की बैटरी लगाई जाएगी। एक ऑथराइज या कई लोग ऑथराइज हो जाएंगे जो बैटरीज अपने पास रखेंगे रेडीमेड चार्ज करके। उसमें ये है कि जो बैटरी होंगी सब गाड़ियों की वो सब कॉमन साइज होगा, विद द रिजल्ट के आपको सिर्फ 5 मिनट लगेंगे। आप बैटरी स्वैप कर लीजिए, अपनी जो बैटरी रन डाउन है वो उनको दे दीजिए और उनसे जो चार्ज की हुई बैटरी आप ले लीजिए और चार्जिंग के पैसे और फिटिंग के पैसे आप उनको दे दीजिए। देश में बैटरी स्वैपिंग के लिए ताइवान का मॉडल अपनाया जा सकता है। ताइवानी कंपनी गोगोरो ने भारत में हीरो मोटोकॉर्प के साथ समझौता किया है और जल्द ही बैटरी स्वैपिंग की सुविधा बड़े शहरों तक पहुंचने वाली है।
वहीं बाउंस इन्फिनिटी का दावा है कि कंपनी 2022 के खत्म होने से पहले 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले 30 शहरों में 1 किलोमीटर के दायरे में स्वैपिंग स्टेशन लगाएगी और इस दायरे में दिल्ली एनसीआर, जयपुर, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु, चंडीगढ़, लखनऊ, मेरठ, इंदौर और भोपाल शामिल हैं। यानी इन शहरों में जल्द ही बैटरी स्वैपिंग स्टेशंस बनाए जाएंगे जहां डिस्चार्ज बैटरी के बदले फुल चार्ज बैटरी की सुविधा आपको मिलेगी। मतलब साफ है कि बैटरी स्वैपिंग से देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए बड़ी समस्या खत्म होने वाली है और बैटरी स्वैपिंग स्टेशन बनने से जल्द ही प्रदूषण से तो मुक्ति मिलेगी ही, साथ ही महंगाई का बोझ भी कम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बैटरी स्वैप स्टेशंस एक पॉड या फिर एटीएम जैसी ऑटोमेटेड यूनिट जैसा हो सकता है। यानी जैसे आप एटीएम से पैसे निकालते हैं, कुछ वैसा ही आपको स्वैप स्टेशन से आपकी बैटरी मिलेगी। डिस्चार्ज बैटरी को देना होगा और उसके बदले कुछ पैसों में आपको फुल चार्ज बैटरी मिल जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि स्वैप स्टेशन की क्या ज़रूरत है, इसे क्यों बनाया जा रहा है? सबसे पहले वजह है सरकार प्रदूषण को खत्म करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों पर जोर दे रही है। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जिस तरह पेट्रोल डीजल कार में डलवाया जाता है, पेट्रोल डीजल के लिए स्टेशंस हैं जो आसानी से आपको अपने पास नज़र आते हैं, कुछ वैसे ही इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशंस भी चाहिए होंगे और उन्हें बनाया जा रहा है। और इसी कड़ी में बैटरी स्वैपिंग स्टेशंस के आने से बैटरी चार्जिंग की समस्या को ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी। दरअसल कई बार समय की कमी के चलते चार्जिंग स्टेशन पर जाकर बैटरी चार्ज करना संभव नहीं हो पाता, पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि तमाम लोग चले जाएं और अपनी अपनी बैटरीज को चार्ज करने की कोशिश करें। ऐसे में बैटरी स्वैप पॉलिसी से ये समस्या खत्म हो जाएगी। और सबसे खास बात यह है कि ये स्टेशंस बिल्कुल एटीएम जैसे होंगे। यानी ये एक एटीएम जैसी ऑटोमेटेड यूनिट होगी। इसमें 6 चार्ज बैटरीज रखी जा सकती हैं। ये स्टोर 24 घंटे खुले रहेंगे जिससे कभी भी बैटरी स्वैपिंग की सुविधा मिल सके और लोगों को परेशानी ना हो। बैटरी के लिए हर महीने सदस्यता भी ली जा सकती है जिसका शुल्क देना होगा, जो लगभग 650 से 700 रुपए हो सकता है। इसके अलावा हर बार चार्ज बैटरी लेने के लिए करीब 35 रुपए देने होंगे। फुल चार्ज बैटरी करीब 60 से 70 किलोमीटर तक एवरेज देती है। वहीं बैटरी स्वैपिंग स्टेशन की खास बात यह है कि स्टेशन के लिए ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं होगी, जिसे किराना स्टोर, रेस्टोरेंट, पेट्रोल पंप की भी जगह का इस्तेमाल कहीं भी किया जा सकता है। बैटरी स्वैपिंग स्टेशन के लिए बेंगलुरु में कई कंपनीज ने काम भी शुरू कर दिया है। सरकार ने साल 2030 तक सभी गाड़ियों को इलेक्ट्रिक बनाने का लक्ष्य रखा है। ऐसे में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा मिले और बाजार में इसकी डिमांड हो, इसके लिए बैटरी स्वैपिंग स्टेशंस के आने से बड़ा बदलाव देखा जा सकता है। फायदा ये है कि आपको वेट नहीं करना पड़ेगा कि आपको बैटरी चार्ज आपको रेडीमेड मिलेगी। जो आप शॉपिंग की बात कर रहे हैं तो उनका साइज सेम होना चाहिए। बाकी वो जो जिस शॉपिंग स्टेशन के ऊपर आप बैटरी लेने जाएंगे आपको रेडी चार्ज मिलेगी और आपकी गाड़ी में फिट हो जाएगी। इट्स नॉट मोर देन 5 मिनट जॉब। देश में चुनाव का मौसम है, राज्यों में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी है, तो मुंबई में भी बीएमसी चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। देश की सबसे अमीर महानगर पालिका मानी जाने वाली बृहन मुंबई महानगर पालिका की लापरवाही से परेशान होकर मुंबई वाले खुद ही विरोध प्रदर्शन में उतर आए हैं। कांदिवली इलाके में लोगों ने पोस्टर और बैनर लगाए हैं जिन पर लिखा है नो रोड नो वोट। पूरे देश में चुनावी मौसम चल रहा है। ऐसे में भारत के कई महत्वपूर्ण राज्य हैं जहां पर इलेक्शन जल्दी होने वाले हैं और इसी के लिए पॉलिटिकल पार्टियां पूरी कोशिश कर रही हैं और वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रही हैं। वहीं मुंबई में भी बीएमसी इलेक्शन जल्द होने वाले हैं और बीएमसी भी अपने वोटर्स को लुभाने के लिए अलग अलग चीजें कर रही हैं। मगर मुंबई के कांदिवली इलाके के एक एरिया में लोगों ने एक नई मुहिम शुरू की है जहां पर बहुत समय से ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि रास्ते जो हैं वो ठीक से किए जाएं, मगर रास्तों पर अभी भी काम नहीं किया गया है। ऐसे में कांदिवली के चारकोप इलाके में एक सोसाइटी जो है, पूरा कॉम्प्लेक्स है, उन्होंने मुहिम शुरू की है कि अगर आप रोड बनाएंगे तो ही आपको वोट मिलेंगे और इस तरीके से बैनर पोस्टर जो हैं पूरे इलाके में लगाए गए हैं और लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि यहाँ पर रोड नहीं बन रही है और इसी की वजह से अगर कोई वोट मांगने आ रहा है या वोट मांगने आएगा तो उनको पहले रोड बनाना होगा। और ऐसे ही पूरे इलाके में ये पूरे बैनर्स लगे हुए हैं, अलग अलग बोर्ड्स लगाए गए हैं। ये 28
28 से 30 पूरे बिल्डिंगों का कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर, और ये पूरी सोसाइटी ने यही निर्णय लिया है कि अब जल्द से जल्द जो है यहाँ पे रोड बनाई जाए। अगर कोई वोट मांगने आता है तो पहले रोड बनाइए और उसके बाद जो है वो आपको वोट मिलेंगे। और ये मुहिम सारी सोसाइटीज ने, इस कॉम्प्लेक्स की जितनी भी सोसाइटीज हैं उन्होंने सबने मिलकर शुरू की है। बोर्ड लगाए गए हैं, नो रोड नो वोट, और ये मुहिम जो है इन सब ने मिलकर शुरू की है। लगातार ये लोग कोशिश कर रहे थे कि रोड बन जाए, मगर हर साल यही होता है कि वोट मिल जाते हैं। बीएमसी में लोग, पॉलिटिकल पार्टियां आती हैं, वोट लेके चली जाती हैं, बट काम नहीं हो पाता। तो ऐसे में इन लोगों ने मुहिम शुरू की है कि वोट मांगना है तो पहले रोड बनाइए, और उसी के तहत ये बोर्ड जो है इस सोसाइटी में और इस पूरे कॉम्प्लेक्स में लगाए गए हैं। कैमरामैन सुनील वैद्य के साथ पारस दामा, गुड न्यूज टुडे। पड़ोसी देश श्रीलंका के साथ हमारे रिश्ते ऐतिहासिक हैं और बेहद मजबूत हैं। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए श्रीलंका ने बिम्स्टेक यानी कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन के समिट में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को न्योता दिया है। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री 30 मार्च को होने वाले इस समिट में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि ये मंच भारत की सुरक्षा और आर्थिक वजहों से बेहद अहम है। लेकिन श्रीलंका से रिश्ता और ज़्यादा गहरा हो जाए, इसे करने के नज़रिए से भी ये दौरा अहम साबित हो सकता है, क्योंकि हाल के दिनों में श्रीलंका के चीन और पाकिस्तान से ताल्लुक गहरे हुए हैं। श्रीलंका में चीनी कंपनियों का दबदबा है और उनसे श्रीलंका को बड़ा कर्ज भी मिला है। इसी तरह पाकिस्तान की कोशिश भी श्रीलंका को अपने करीब रखने की है। इसीलिए कर्ज में डूबे पाकिस्तान ने भी श्रीलंका को कर्ज दिया है, लेकिन इसके बावजूद श्रीलंका भारत के साथ अपने रिश्तों को प्राथमिकता देता है। यही वजह है कि श्रीलंका के विदेश मंत्री ने खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समिट में आने की अपील की है। आपको बता दें कि इस ग्रुप में भारत के साथ नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका शामिल हैं। भारत की नेबरहुड फर्स्ट, एक्ट ईस्ट, लुक ईस्ट पॉलिसी में ये सारे देश जो बे ऑफ बंगाल से सटे हुए हैं, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये भी देखना होगा कि म्यांमार के पॉलिटिकल हालात के चलते क्या म्यांमार बिम्स्टेक में शामिल होगा या नहीं। लेकिन जो सेक्टर्स हैं इस बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव में, बिम्स्टेक इनिशिएटिव में, उसमें ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर, टूरिज्म, हेल्थ, एजुकेशन, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं इन डेवलपिंग नेशंस के लिए, वो उन सेक्टर्स पे बात करते हैं। 14 ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको आइडेंटिफाई किया गया है और उनमें भारत और ये सारे देश कोऑपरेशन खोजते हैं। श्रीलंका अभी चेयरमैन है और इस बिम्स्टेक समिट में 30 मार्च को श्रीलंका चेयरमैनशिप थाईलैंड को देने वाला है। चलिए अब आपको दिखाते हैं आज की अच्छी दिलचस्प तस्वीर। आंध्र प्रदेश से आई है ये तस्वीर, मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी से जुड़ी हुई है ये तस्वीर। एडवेंचर का शौक किसी को भी हो सकता है, लेकिन जब किसी राज्य के मुख्यमंत्री ऐसा करते दिख जाएं तो हैरान होना लाजमी हो जाता है। दरअसल सीएम जगन मोहन रेड्डी का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वो एडवेंचर गेम बंजी जंपिंग करते दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद कई लोग जगन की हिम्मत की तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि बंजी जंप हर किसी के बस की बात नहीं है। अच्छी खबर, सच्ची खबर में फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए गुड न्यूज़ टुडे के साथ।